गुड आफ्टरनून गाइज। जो अपना जनरल रूल्स चल रहे हैं सेकंड चैप्टर के अबाउट कॉन्टैक्ट 10 to 30, तो इसके अंदर जो कल अपना लास्ट लेक्चर था वो अनडू इन्फ्लुएंस तक यानी सेक्शन 16 तक कवर हो गया था। सेक्शन 17 है अपना फ्रॉड और सेक्शन 18 है मिस रिप्रेजेंटेशन। अब देखना ये है कि इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो बहुत ही माइनर सा है कि फ्रॉड के अंदर डिसीव होना चाहिए, धोखा देने का इंटेंशन होना चाहिए। ठीक है, इंटेंशनली कॉज समवन टू बिलीव समथिंग दैट इज नॉट ट्रू। इंटेंशनली डिसीव देने का इंटेंशन होना चाहिए। ठीक है, उसका आशय धोखा देने का होना चाहिए, ये जरूरी है। दूसरा, विलिंगनेस फॉर बीइंग सीक्रेटली इन्वॉल्व इन एन इमोरल इलीगल एक्ट, इलीगल होना चाहिए या इमोरल होना चाहिए। ठीक है, जबकि आप मिस रिप्रेजेंटेशन पढ़ोगे तो उसके अंदर जो सही नहीं है उसको सही बताना, मेकिंग एनी स्टेटमेंट एक्चुअली दैट इज फॉल्स, उसको ट्रू बताना। ठीक है, मेकिंग एनी स्टेटमेंट ट्रू बट एक्चुअली दैट स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझा देते हैं। फ्रॉड सेक्शन आपका 17 कहता है। सेक्शन 17 में क्या है अपना कि उसको धोखा देने का यानी डिसीव करने का हाथ से आशय होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए, कन्वीनियंस का इंटेंशन होना चाहिए, विलिंगनेस होनी चाहिए यानी कि विलफुली करना चाहिए। तो वो आपका फ्रॉड के अंदर हो जाएगा सेक्शन 17 में, जिसके जो केस लो है फ्रॉड से रिलेटेड, डेरी वर्सेस स्पीक, करमवाला वर्सेस SBP श्रीवास्तव, बिमला देवी वर्सेस हरशंकर लाल, ये केस लो नोट कर लीजिए फ्रॉड के रिगार्डिंग फॉर सेक्शन 17। ठीक है, अब आता है मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन मीन ऐसी एनी स्टेटमेंट्स विच रॉन्गफुली मेड आइदर इनकरेक्टली और इंटेंशनली। ठीक है, या तो कोई भी स्टेटमेंट गलत दे देना या जो कोई सच नहीं है उसको सच मानकर कह देना, तो वो हो गया आपका मिस रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो गलत तरीके से कर रहे हो, इनकरेक्टली कर रहे हो, इंटेंशनली। ठीक है, इसके अंदर ये इसका बिग शॉट मान सकते हैं, इसमें डिसीव और कन्वीनियंस होता है। ठीक है, अब जो आपका सेक्शन 17 18 अब हम सीक्वेंस पे चल रहे हैं, तो मान लिया कि फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग या अंडर इन्फ्लुएंस के अकॉर्डिंग या सेक्शन 15 जो आपका क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग अगर किसी ने कांटेक्ट कर लिया तो सेक्शन 19 के अंदर वो वॉइडेबल हो जाएगा। उसको देखते हैं, इसको मैं साफ कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेक्शन 19 क्या कहता है? What will be the effect if the consent is caused by undue influence? जो इफेक्ट होगा, जो आपने कांटेक्ट किया है 16 to 18 तक, 15 to 18 तक, कौन कौन सा था? 15, 16 undue influence, 17 fraud और 18 misrepresentation। ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लेना भाई। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है।
इनका जो इफेक्ट होगा कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर वो क्या होंगे, वॉइडेबल। कौन वॉइडेबल कराएगा, एग्रीव्ड पार्टी। ठीक है, इनके अंदर आपका अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसको वॉइडेबल कौन कराएगा, आपकी एग्रीव्ड पार्टी। ठीक है, अब बाय मीन्स कैन डिस्कवर इजीली। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मिस्टेक। सेक्शन 20 पे आ जाता हूँ मैं। ठीक है, यानी कि 15 से 18 तक फ्रॉड, यानी उद्दापन, हिंदी में उद्दापन बोलते हैं, डरा धमका कर कॉन्टेक्ट किया है, या फिर अनडू इन्फ्लुएंस जो पेरेंट्स का चाइल्ड पर होता है, या फिर धोखा देकर किया है, या फिर सही को गलत बताकर, गलत को सही बताकर किया है, वो कॉन्टैक्ट जो एग्रीड पार्टी है जिसके साथ आपने मिस रिप्रेजेंटेशन किया है, फ्रॉड किया है, एंटी इन्फ्लुएंस किया है, वो उसको वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकता है। यहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ एग्रीड पार्टी पर रहेगा कि उसे प्रूव करना होगा कि कॉन्टैक्ट के टाइम पर वो एंटी इन्फ्लुएंस, वो इन फैक्टर्स के अंदर था। ठीक है, अब सेक्शन 20 यानी कि मिस्टेक्स देखते हैं। मिस्टेक क्या है, मिस्टेक, फैक्ट ऑफ मिस्टेक। मिस्टेक का एक डायग्राम बनाना चाहेंगे। देखो जी, मिस्टेक, मिस्टेक किस किस की हो सकती है, मिस्टेक ऑफ लॉ, ठीक है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ठीक है, जो अपना मिस्टेक ऑफ लॉ है, इंडियन लॉ है एक तो, स्पेलिंग चेक कर लेना गाइस, स्पेलिंग आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, मेरी हो सकती है। फॉरेन लॉ, ठीक है। अब मिस्टेक आपकी फैक्ट के अकॉर्डिंग भी हो सकती है, लॉ के अकॉर्डिंग भी हो सकती है। अब फैक्ट इन इशू के अकॉर्डिंग आपका एक तो ये हो सकता है कि भाई दोनों तरफ से मिस्टेक हो, यानी कि बाइलेटरल मिस्टेक, मिस्टेक, या फिर एक की तरफ से ही हो, यानी या तो वो दोनों पार्टी की तरफ से हो या एक पार्टी की तरफ से हो सकता है, यही पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, देखो मिस्टेक ऑफ लॉ, इंडियन लॉ की वैलिड, ये वॉइड हो जाएगा। ठीक है, बाइलेटरल में ये वॉइड होगा और ये वैलिड हो जाएगा। कैसे भाई, क्या हमारी कोई बात मानेगा कि आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, जब आपको लॉस होने लगा तो आपने बोल दिया कि मेरे पास, मुझे तो जो ये कानून है जैसे पार्टनरशिप एक्ट है, मुझे तो इसकी नॉलेज ही नहीं थी, नहीं मानेंगे ना। तो
जो इंडियन लॉ की मिस्टेक्स के अंदर आपने अगर कोई कांटेक्ट किया है, यानी कि आपने कोई कांटेक्ट किया है और इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग आप ये अपना स्टेटमेंट देते हैं कि मुझे इंडियन लॉ की नॉलेज नहीं थी, तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा, वैलिड होगा। यानी जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, जो इंडियन लॉ है, उसकी मिस्टेक्स कंसीडर, उसकी नॉलेज आपको, उसकी जो मिस्टेक है वो वैलिड ही होगी। ठीक है। फॉरेन लॉ की वॉइड हो सकती है भी, फॉरेन लॉ की हो सकता है कि इंडिया में आपने कांटेक्ट किया हो, फॉरेन लॉ के अकॉर्डिंग किया, तो फॉरेन लॉ के अंदर क्या चेंजेस भी होते रहती है, तो उस केस में उसको हम वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं। इंडियन लॉ के अंदर वो वैलिड ही रहेगा। ठीक है। अब दोनों तरफ से मिस्टेक होगी। दोनों तरफ से मिस्टेक कैसे होगी भाई? ए और बी है। ए ने ए का मटेरियल है शिप के ऊपर, और शिप पहले डिस्ट्रॉय हो चुका है। ए ने बी से कांटेक्ट कर लिया, बी एग्री हो गया। जब मटेरियल ही नहीं है, लेकिन ये फैक्ट दोनों के कंसिडर में नहीं है कि जो शिप है वो आने वाला नहीं है, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है। तो ये बाइलेटरल मिस्टेक है। यूनिलेटरल मिस्टेक वैलिड होगी, यानी कि एक पार्टी अगर उसने अपने जो अवेलेबल मीन्स हैं, जितने भी साधन हैं जो एक प्रूडेंट पर्सन यूज कर सकता है, वो यूज किए हैं, तो वो वैलिड ही होगी। ये कानून होप करता है कि लो ये प्रिज्यूम करके चलता है कि जो आप कांटेक्ट कर रहे हो, कोई भी लीगल फैक्ट कर रहे हो, तो आप अपना जितना भी आपके इंटेंशनली है, आपकी कॉमन सेंस है, या फिर आपके जितने भी मीन्स से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, आपको करना होगा। ठीक है। बाद में आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैंने गलती से कर दिया। ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, ये वैलिड होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। क्लियर? इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, वेस्टेज ऑफ टाइम है। बाइलेटरल मीन्स वेयर बोथ द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट आर अंडर ए मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट एसेंशियल्स टू द एग्रीमेंट, द एग्रीमेंट इज वॉइड। क्लियर? वही बताया, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है। इसके अंदर मिस्टेक्स के अंदर केस लॉ है वो करवा देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो एक। देखो, मिस्टेक्स एज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के रिगार्डिंग मिस्टेक हो जाती है, उसका केस लो नोट कर लो। लेक वर्सेस सीमंस। दूसरा आपका बल्टन वर्सेस जॉन। ठीक है। मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग मिस्टेक। केस लो नोट कर लीजिए, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से हैं ये। तरण सिंह तारसेन वर तारसेन सिंह वर्सेस सतविंदर सिंह। ठीक है। आइडेंटिटी के रिगार्डिंग मिस्टेक, लेक वर्सेस सीमन, बॉल्टन वर्सेस जॉन। मिस्टेक है टू सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग मिस्टेक, तारसेन वर्सेस सतविंदर सिंह। और एक और करवा देता हूँ, मिस्टेक
नेचर ऑफ प्रॉपर्टीज। जो प्रॉमिस किया है उसके नेचर के अकॉर्डिंग। बाला देवी वर्सेस शांति, इसका है बाला देवी वर्सेस शांति मजूमदार। ठीक है, केस लो ये नोट कर लीजिए प्लीज। यहाँ तक हो गया, थोड़ा सा आगे चलते हैं। सेक्शन 20 बेरेट से करवा देता हूँ। एग्रीमेंट void where both parties are under mistake as to matter of fact। बाइलेटरल मिस्टेक करवाया था मैंने, डायग्राम के अंदर। ठीक है, क्या लिखा था वहाँ, वर्ड ही लिखा था। क्लियर, वो था अपना सेक्शन 20। एक बार डायग्राम दोबारा बनाना होगा शायद मुझे। 21 क्या कहता है, इफेक्ट ऑफ मिस्टेक एज टू लॉ। क्या था, अभी डायग्राम बनाया था वही लिख रहा हूँ। इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, इंडियन लॉ की मिस्टेक की है वैलिड होगा, फॉरेन लॉ की मिस्टेक की है तो वॉइड करवा सकते हैं आप। ठीक है, A and B make a contract grounded on the erroneous belief that a particular debt is barred by the Indian law of limitation, the contract is not voidable। इंडियन लॉ का voidable होगा नहीं, वैलिड होगा। ठीक है, फॉरेन लॉ का हो सकता है। क्लियर, अब सेक्शन 22 देखते हैं। यूनिलैटरल मिस्टेक करवाई थी मैंने, बाइलेटरल था फिर यूनिलैटरल मिस्टेक। यूनिलैटरल मिस्टेक क्या बोलती हैं आपके, ए कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट voidable merely because it was caused by one of the party to it being under a mistake as to the matter of fact। यानी कि पहले वो बताते हैं जो हमने डायग्राम में लिखा था। डायग्राम में क्या लिखा था, वैलिड। इसका मतलब वो सिंगल पार्टी उसको वॉइडेबल डिक्लेयर नहीं करवा सकती। क्लियर, अब सेक्शन 22 तक हो गया। जो पिछला डायग्राम बनाया था उसके साथ में सेक्शन लिख लीजिए, लास्ट में मैं एक बार दोबारा बनवा दूंगा। अब आ जाते हैं सेक्शन 23।
ठीक है। लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो लीगल होना चाहिए। कहाँ लिखा है? सेक्शन 23 में। ठीक है। सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड दैट द कॉन्सिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ ए एग्रीमेंट इज अनलॉफुल। अगर वो अनलॉफुल है, फॉरबिडन बाय लॉ है, डिफीट करने के लिए है, फ्रॉडुलेंटली है, तो एवरी एग्रीमेंट वो क्या होगा? वॉइड होगा। अरे भाई, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या आ गया आपका? ऑब्जेक्ट आपका और कॉन्सिडरेशन दोनों के दोनों लॉफुल होने चाहिए। ठीक है। अगर नहीं हुए, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड हो जाएगा। क्लियर कट। ठीक है। यहाँ तक एक बार नोट कर लीजिए और जो डायग्राम बनाया था डायग्राम को देख लीजिए। अब हम आगे का जो टॉपिक होगा ना, जो नेक्स्ट, उसमें वॉइड एग्रीमेंट ही पढ़ेंगे। इसको तो मैं टाइम देख लेता हूँ, 20 मिनट। देखो, जो वॉइड एंड इलीगल, पहले हम जो अब पढ़ेंगे वो रहेगा अपना वॉइड एग्रीमेंट। सेक्शन 24 से चले गए। ठीक है। सबसे पहले जो वॉइड एंड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? एंटायरली वॉइड होंगे। ठीक है। इलीगल एग्रीमेंट्स टोटली वॉइड होगा। ये नहीं होगा कि उसका एक पार्ट सेपरेटली कर सकते हैं। नो एक्शन कैन बी ब्रॉट बाय द पार्टी a party to the contract to an illegal agreement the maxim ex turpi cause non poritur action from any will cause no action arise। ठीक है। मनी पेड और प्रॉपर्टी ट्रांसफर अंडर एन इलीगल एग्रीमेंट कैन नॉट बी रिकॉर्ड, यानी कि इलीगल एग्रीमेंट आपका हो गया वॉइड। इलीगल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आपने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए या कुछ एक डन इलीगल पर्पज के लिए कोई डन कर दिया, कोई वर्क कर दिया, तभी तो होगा। तो उसकी रिकवरी के लिए आप शूट फाइल नहीं कर सकते। जैसे आपने किसी को पैसे दे दिए कि भाई उसको मर्डर करना है, इलीगल एग्रीमेंट हो गया, यू कैन नॉट शूट, यू कैन नॉट शूट फॉर मनी। ठीक है। वेयर एन एग्रीमेंट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, वन पार्ट लीगल एंड अदर इलीगल and the legal part is separable from the illegal one, then the court will enforce the legal one। अब देखो, एक पार्ट लीगल है, एक पार्ट इलीगल है एग्रीमेंट का। आपने शू किया तो सिर्फ जो लीगल पार्ट है वो इन्फोर्सेबल है। ठीक है। जैसे ए ने कॉन्टेक्ट किया बी से
कि वो सप्लाई करेगा राइस और राइस एंड 1 kg हीरोइन। ठीक है, तो जो राइस वाला पार्ट है ये तो है लीगल, इन्फोर्सेबल बाई लॉ है। ठीक है, ये वाला इलीगल है, टोटली वॉइड है। क्लियर? यानी कि एक एग्रीमेंट में एक लीगल पार्ट है, एक इलीगल पार्ट है, दोनों अगर अलग कर सकते हैं देन जो अलग कर सकते हैं वो आपका इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा। Any agreement which is collateral connected to any illegal agreement is also intended illegally and is treated as being illegal even though it would have been lawful by itself. जो इलीगल होगा इलीगल पर्पज के लिए तो इलीगल ही होगा। एग्रीमेंट्स वोइड एज बीइंग अपोज टू, देखो भाई, जो पब्लिक पॉलिसी है, पब्लिक पॉलिसी के जो एग्रीमेंट है जो पब्लिक पॉलिसी को अपोज करेंगे वो सारे वॉइड होंगे। क्लियर? कीप इन इनबॉक्स। पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट जो भी एग्रीमेंट होंगे वो सारे वॉइड होंगे। आ गया समझ में? समझने लायक इसमें कुछ है ही नहीं, पुरानी बातें हैं सर। अब देखो, वॉइड एग्रीमेंट फॉलोइंग आर देखो जो वॉइड एग्रीमेंट हैं वो देखते हैं कौन कौन से हैं। सेक्शन 11 में पढ़ा था हमने, एग्रीमेंट मेड बाय इनकम्पिटेंट पर्सन। ठीक है, दूसरा एग्रीमेंट मेड अंडर ए बायलेटरल मिस्टेक। सेक्शन 20 में पढ़ा था। ठीक है, एग्रीमेंट विच कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल। ऑफ विच ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल। कहाँ पढ़ा था? 23 में, अभी पढ़ा है। ठीक है, अनलॉफुल, इलीगल। ठीक है, और फिर पढ़ा हमने विच कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट एग्रीमेंट ऑफ विच ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल इन पार्ट, यानी कि एक हिस्सा उसका अनलॉफुल है। 24 सेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, क्या हो गया? वो वॉइड हो गया। अब एग्रीमेंट टू बी इम्पॉसिबल एक्ट।
इम्पॉसिबल एक्ट जो होने वाला ही नहीं है वो भी क्या होता है, वॉइड होता है। अब एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, यानी कि ये सेक्शन 26 पढ़ेंगे। आपने एग्रीमेंट कर लिया कि आप शादी नहीं करोगे भाई, ठीक है, बाबा जी बनना है, रिस्ट्रेन कर दिया आपने शादी करने से, क्या होगा, वॉइड होगा, ठीक है। सेक्शन 26 में आगे पढ़ेंगे। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, एग्रीमेंट कर लिया कि आप किसी भी तरह का कोई भी व्यापार नहीं करोगे, बिजनेस नहीं करोगे, ठीक है। लेकिन इस केस के अंदर क्या रहेगा कि जैसे आपकी कोई फर्म है, आपने फर्म को सेल कर दिया, तो उस केस पर आपके ऊपर बाउंडेशन लगाया जा सकता है कि इसके गुडविल के अकॉर्डिंग कि आप इतने टाइम पीरियड के लिए इस एरिया के अंदर इस नाम से बिजनेस नहीं करोगे। बट यहाँ कॉमन आइडिया की बात हो रही है कि आप किसी को डायरेक्ट मना करेगा, आप कोई बिजनेस नहीं करोगे। सेक्शन 27 तक हो गया। आपने एग्रीमेंट कर लिया इन रिस्ट्रेन, किस में, लीगल प्रोसीडिंग, कि भाई आप किसी भी तरह का कोई मुकदमा ही नहीं करोगे, अपना प्रोटेक्शन नहीं करोगे। 28 के अंदर आ गया, ठीक है। अब एग्रीमेंट वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी, जो अनसर्टेनिटी के एग्रीमेंट वॉइड फॉर, जो अनिश्चितता है, जो चीज़ें होने वाली नहीं है, जो सर्टेन नहीं है, उसके रिगार्डिंग आपसे एग्रीमेंट कर लिया तो वो आपका 29 में आ जाएगा, ठीक है। ये सारे 24 से आगे के वॉइड एग्रीमेंट का जो हिस्सा है ना उसको हम पढ़ेंगे। ये डिटेल में बताया है मैंने, इसको नोट कर लीजिएगा। और जो आपका जुए खेलने का है, वेगिंग और वैगरिंग एग्रीमेंट हो गया आपकी, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ये जितने भी एग्रीमेंट लिखिए सारे वॉइड हैं, याद रहेगा। और इनका सीक्वेंस 24 से ऊपर चलेगा। सिर्फ आपका एक दो हैं जो इनकम्पिटेंट पर्सन, सेक्शन 11 हो गया, बायलैटरल मैंने करवा दिया। और 20 का है जो मिस्टेक्स के अंदर है, मिस्टेक्स का आपको चार्ट बना दिया, उसके नीचे सेक्शन लिख लेना, ठीक है। अदरवाइज मैं कल दोबारा करवा दूंगा। जो एग्रीमेंट आपके जैसे कि अनलॉफुल कॉन्स्टिट्यूशन है तो सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग वर्ड हो गया। जो आपका ऑब्जेक्ट का कोई हिस्सा, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन उसका कोई एक पार्ट इलीगल है तो वो आपका वॉइड हो जाएगा। एग्रीमेंट जो इम्पॉसिबल है वो टोटली वॉइड होता है। एग्रीमेंट मेन से मैं आपको चांद तारे तोड़ के ला दूंगा, इम्पॉसिबल है। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन मैरिज, तुम शादी कर ही नहीं सकते, यू कांट मैरी, यू विल नॉट मैरी, वो लाइफ 26 के अंदर वॉइड हो गया। एग्रीमेंट रिस्ट्रेन, आप बिजनेस नहीं कर सकते, 27 के अंदर हो गया। आप कोई किसी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं करोगे, 28 हो गया। आप अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है, तो आपका 29 हो गया। और जो आप जुए के एग्रीमेंट करते हैं वो तो होते ही हैं, सिर्फ इसमें जो हॉर्स की रेस होती है उसमें जो बेट लगाते हैं वो वैलिड है, ठीक है। थैंक यू भाई।